गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स की इंडिया में हमारे। तो देखिए, जहांगीर 1605 से लेकर 27 तक के लिए रहे थे और शाहजहां 28 से लेकर 58 तक के लिए रहे थे। अब जब जहांगीर का सक्सेशन हुआ तो उनके सबसे बड़े वाले लड़के, इनका नाम खुसरो था, ये रिबेल बन गए। जहांगीर ने डिफीट करा इनको एट द बैटल नियर लाहौर एंड जल्द ही क्या करा, इन्होंने कैप्चर कर लिया इनको और इम्प्रिजन भी कर लिया, जेल में डाल दिया। 1608 की बात है जब जहांगीर को पोस्ट करा गया बंगाल में। इस्लाम शाह द ग्रैंडसन ऑफ शेख सालिम चिश्ती, द फेमस सूफी सेंट हु वाज द पैटर्न सेंट ऑफ मुगल्स, टू कीप द एरिया अंडर फुल कंट्रोल, है ना, एरिया को फुल कंट्रोल में रखने के लिए जल्द ही प्रोविंशियल कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया गया राजमहल से डक्का में, विच बिगैन टू डेवलप रैपिडली, है ना, जो फटाफट डेवलप होना शुरू हो गई। इस्लाम खान ने पहले तो जो क्या करे कि अपने एफर्ट्स को, है ना, उसने डायरेक्ट करा अपने एफर्ट्स को टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सोनरगांव, है ना, जो कि उस समय कंट्रोल में था मूसा खान के, है ना, एंड हिज कॉन्फेडरेटर्स के, हु वाज कॉल्ड बरा, मतलब 12 भूया। तो जो प्रिंसिपैलिटीज थी जैसोर की और कामरूर की, वो भी यहाँ पे एनेक्स कर ली गई और 10 मुगल पावर जो है वो यहाँ पे पहुंच गई ईस्ट बंगाल तक भी, है ना। तो ये प्लीज पूरे चैप्टर्स को कवर करते हुए आइएगा, पीछे से पूरी सीरीज लेते हुए आइएगा, सो दैट कि आपको यहाँ आगे एकदम से कंफ्यूजन ना हो कि अरे 14 नंबर चैप्टर में क्या हो रहा है ना। तो ये बहुत ही बिल्कुल क्रिस्प नोट्स हैं, इसमें कोई आलतू फालतू बात नहीं लिखी है और सिर्फ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो आप सिर्फ इसको मैंने कराया है, तो प्लीज पीछे से रिफर करते हुए आएगा, सारे चैप्टर्स को सारे कवर 14 तक करिएगा, तब 15वां पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर रहे। नेक्स्ट क्या हुआ, कई सारे प्रिंसेस और जमींदार बंगाल के, है ना, इन्होंने कोर्ट में डिटेन करा, जो डिटेन थे कोर्ट में उनको रिलीज कर दिया गया और अलाउ करा गया कि भैया तुम वापस बंगाल चले जाओ। इवन मूसा खान को भी रिलीज कर दिया गया और उनकी जो एस्टेट्स वगैरह थी इनको वापस लौटा दी गई। 10 बहुत सारी दिक्कतों के बाद शांति और प्रॉस्पेरिटी जो है ये वापस से बंगाल में आ गई। जो लीडिंग अफगान नोबल थे जहांगीर के अंदर, वो थे खाने जहां लोधी, है ना, जो है हु रेंडर्ड डिस्टिंग्विश सर्विस इन द डेक्कन, है ना, जिन्होंने बहुत बढ़िया सर्विस दी थी डेक्कन में। और 1622 तक जहांगीर जो है वो लेकर आए थे मलिक अंबर को हील करने के लिए, पैच्ड अप करने के लिए, जो इतनी लंबी वॉर चल रही थी आपकी, जो मतलब टसल चल रहा था मेवाड़ के साथ में। बट सिचुएशन यहाँ पे बदल गई, है ना, दो डेवलपमेंट जब हुआ तो बदली। तो पहला ये कि पर्शियन कॉन्क्वेस्ट हुआ जो कांधार फोर्ट का हुआ, है ना, विच वॉज अ ब्लो टू मुगल प्रेस्टिज। यहाँ क्या हुआ कि मुगल प्रेस्टिज के लिए ये समझ लीजिए बहुत ही घात पहुंचा। और यहाँ पे और एंड दूसरी बात ये ग्रोइंग फेलियर्स ऑफ जहांगीर हेल्थ विच अनरिलीज द लेटेंट स्ट्रगल फॉर असेशन अमंग द प्रिंसेस। अब क्या हुआ कि जहांगीर की थोड़ी तबीयत भी खराब रहती थी, है ना, तभी तो उनकी जो बीवी थी नूर जहां, उनके हाथ में सारा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हेल्ड जोकिंग द पावर ऑफ द नोबल्स, दीज डेवलपमेंट्स पिच फॉक्ड नूरजहां इनटू द पॉलिटिकल एना, है ना। तो ये नूरजहां के हाथ में सारी चीजें आ गई, हालांकि जहांगीर की मर्जी चलती थी मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी वो नूरजहां देखती थी। आइए नूरजहां की बात करते हैं। तो स्टोरी जो नूरजहां की लाइफ की है, हर फर्स्ट मैरिज विद इरानियन शेर अफगान, ठीक है, ये ईरानियन थे शेर अफगान जी, इनके साथ इनकी पहली शादी हुई थी। एंड उनकी डेथ के बाद इन द क्लैश ऑफ मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल, नूरजहां जो है वो आगरा में रही, है ना, और इनके जो है वो रिलेशन हुए जहांगीर के साथ में, उनकी शादी हो गई जहांगीर के साथ में 4 सालों के बाद, मतलब 1611 में हो गई, है ना। काफी अच्छी है ये, यहाँ पे जानी जाती है। तो कई सारे हिस्टोरियंस बिलीव नहीं करते कि जहांगीर रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए इनके हस्बैंड की, है ना, मतलब शेर अफगान की, है ना, ऐसा कई सारे हिस्टोरियन नहीं मानते। और जहांगीर का चांस जो नूरजहां से मिलने का था वो मीना बाजार में मिले थे और इनसे शादी कर ली थी। ये बात बिल्कुल अनयूजुअल थी, कुछ लोग कहते हैं। और इनकी जो नूरजहां जी की फैमिली थी वो काफी इज्जतदार फैमिली थी। उनके जो पापा थे उनका नाम था इति मद्दू दौला, है ना, ये जॉइंट दीवान रहे थे जहांगीर के द्वारा इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज रेन। नूरजहां के भाई असफ खान, है ना, ये भी एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे। इनको अपॉइंट करा गया था खान ए समान के तौर पे, एक ऐसी पोस्ट जो कि रिजर्व होती है नोबल्स के लिए, इन होम द एम्परर हैड फुल कॉन्फिडेंस, जिस पे एम्परर को पूरा विश्वास होता है। इन्होंने अपनी शादी करी, इन्होंने अपनी शादी करवाई, ही मैरिड हिज डॉटर टू खुर्रम शाह, सॉरी खुर्रम, जिसे शाहजहां कहते हैं, शाहजहां का नाम खुर्रम भी था। तो इन्होंने अपनी
लड़की की शादी जो है वो खुर्रम जिसे मतलब शाहजहां जिसे करवाए, वाज द फादर्स फेवरेट फॉलोइंग द रिबेलियन ऑफ इम्प्रिजन टू खुशराहो। कुछ हिस्टोरियन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनके पास ओपिनियन ये है कि अलोंग विद हर फादर एंड ब्रदर एंड हिज अलायंस विद खुर्रम, नूर जहां ने एक ग्रुप फॉर्म करा या फिर जनता कह सकते हो फॉर्म करा, विच मैनेज जहांगीर सो दैट विदाउट बैकिंग एंड सपोर्ट वन नो वन कुड एडवांस इन हिज करियर, है ना, बिना किसी सपोर्ट के कोई अपना करियर ना कर सके। एंड दैट दिस लेड टू डिवीजन ऑफ द कोर्ट इनटू टू फैक्शंस, और ये इसकी वजह से क्या होगा, कोर्ट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, नूरजहां का जनता और उनके ओपोनेंट्स के उसमें, ठीक है। इट इज फर्दर आर्ग्यू कि नूरजहां के जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे वो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हुआ कि उनके बीच में और शाहजहां के बीच में फूट पड़ गई, एंड दैट इज ड्रोव शाहजहां इनटू रिबेलियन अगेंस्ट हिज फादर, एंड इसकी वजह से शाहजहां अपने पापा के खिलाफ हो गया था 1622 में, सिंस ही फेल्ट दैट जहांगीर वाज कंप्लीटली अंडर नूरजहांस इन्फ्लुएंस, है ना, क्योंकि इसको ये लगा था शाहजहां को कि जो जहांगीर है वो पूरी तरह से अपनी पत्नी नूरजहां के इन्फ्लुएंस में है। कॉइन्स इशू हुए हैं नूरजहां के नाम पे, एंड इनको टाइटल भी दिया गया है बादशाह बेगम का। इन्होंने डोमिनेट करा है रॉयल हाउस होल्ड को और एक नए फैशन वगैरह को सेटअप करा है जो कि पर्शियन ट्रेडिशन पे बेस्ड थे। बट जहांगीर वो डिपेंडेंट नहीं था जनता पे या नूरजहां पे, ये बात समझिएगा। एंड इज ऑल्सो बॉर्न आउट ऑफ फैक्ट दैट नोबल्स who were not favorite of the जनता continued to get their noble promotion, समझ रहे हैं, जो जनता के फेवरेट नहीं थे वो भी नोबल प्रमोशन पाते रहते थे, जिससे पता चलता है कि जहांगीर का रोल था। जो शाहजहां का राइज हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि उसकी पर्सनल क्वालिटीज बहुत अच्छी थी, अचीवमेंट उसने बहुत करी थी, है ना कि इस वजह से क्योंकि वो बैकअप था नूरजहां से। शाहजहां रिबेलियन बना, इसके बारे में बात करते हैं। इमीडिएट कॉज जो रिबेलियन का था शाहजहां की वो था कि वो कांदाहार नहीं जा रहा था, है ना, उसे कांदाहार नहीं जाना था, और क्या हो रहा था, है ना, कांदाहार विच हैज बीन बिसीज्ड बाय द पर्शियंस, वो वहां नहीं जाना चाहता था, है ना, जहांगीर बोले थे जाओ। जहांगीर वाज enraged by this attitude, है ना, convinced that the prince was meditating rebellion, he wrote harsh letters and took punitive steps, which only made situation worse and resulted in open breach, है ना, इसके क्या हुआ कि भाई इन दोनों में बवाल हो गया। फ्रॉम मांडू वेयर ही वॉज स्टेशन, जहाँ पे शाहजहां रुका हुआ था, शाहजहां ने एक सडन डैश करा आगरा की तरफ ताकि ये वहां पे कैप्चर कर ले वहां पे चीजों को। शाहजहां हैड अ फुल बैकिंग ऑफ डेक्कन आर्मी, शाहजहां के पास डेक्कन आर्मी का पूरा सपोर्ट था एंड सारे नोबल्स का भी जो वहां पे पोस्टेड थे। गुजरात एंड मालवा ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि भाई देखो ही हैड सपोर्ट फॉर हिज फादर इन लॉ असफ खान, ठीक है, तो गुजरात एंड मालवा भी इसके साइड हो गए थे, एंड कई सारे इंपॉर्टेंट नोबल्स जो उसके कोर्ट के थे वो भी इसके साइड पे थे। हाउएवर जो दिल्ली के पास में बैटल हुई, शाहजहां यहाँ पे हरा दिया गया बाय द फोर्सेस ऑफ महाबत खान, जिसे किसने भेजा था, इनके पिताजी ने, मतलब जहांगीर ने। जल्दी क्या हुआ, शाहजहां ने देखिए लेटर्स वगैरह लिखे, है ना, माफी मांगी जहांगीर से, जहांगीर ने भी सोचा कि चलो ठीक है माफ कर देना चाहिए, है ना, और इतना बढ़िया आदमी है मेरा लड़का, बहुत अच्छा है। एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट दो मतलब टू ऑफ शाहजहां सन, एक दारा और एक औरंगजेब, है ना, इनको भेजा गया कोर्ट में एज हॉस्टेजेस, एंड अ ट्रैक्ट ऑफ डेक्कन वाज असाइंड फॉर शाहजहां एक्सपेंसेस, है ना, ये सब कब हुआ, यहाँ पे 1626 में हुआ। आइए महाबत खान की बात करते हैं। अब देखिए महाबत खान who had played a leading role in dealing with शाहजहां's rebellion, काफी इनका रोल था, समझ लीजिए बहुत बढ़िया रोल इन्होंने निभाया था डील करने के लिए शाहजहां जब रिबेल हुआ था। तो ये जो है ये बात फील कर रहे थे, है ना, कि ये बेकार फील कर रहे थे क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स थे कोर्ट में, है ना, वो ये थे कि भाई देखो एट द कोर्ट वर ईगर टू क्लिप हिज विंग्स फॉलोइंग द एंड ऑफ द प्रिंस रिबेलियन, है ना, मतलब इसके बाद क्या हुआ कि सब वाला मामला हुआ, उसके बाद भाई सब लोग इनके ये होने लगा कि चलो इनके इनके जरा उड़ता हुआ पंख इनके काटे जाए। Summoned to the court to render accounts, Mahabat Khan came with a trusted body of Rajput and seized the emperor at a opportune moment when the royal camp was crossing the river. इन्होंने काम यहाँ पे करा, और रिवर झेलम जब रॉयल कैंप क्रॉस कर मतलब रॉयल कैंप जब क्रॉस कर रहा था यहाँ रिवर झेलम को, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ राजपूत के साथ मिलके इन्होंने सीज कर दिया एम्परर को, है ना। अच्छा, Noorjahan, who had not been apprehended, escapes across the river, but an assault against महाबत खान failed, है ना, इनकी जो महाबत खान के अगेंस्ट जो असॉल्ट था वो फेल हो गया। नूरजहां यहाँ पे निकल गई और नूरजहां ने अब कोशिश करी, दूसरे तरीके की कोशिश करी, इन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया महाबत खान को, है ना, ताकि यहाँ पे इन ऑर्डर टू बी क्लोज टू जहांगीर विद इन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर ही क्या हुआ कि एडवांटेज लेके इनकी गलतियों का जो कि कमिट करी थी महाबत खान ने, है ना, हु हैड अ सोल्जर बट नॉट अ डिप्लोमैट और एन एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ये सोल्जर तो थे बट डिप्लोमैट एडमिनिस्ट्रेटर तो थे नहीं, तो कुछ गलतियां तो इन्होंने करी हुई थी, है ना, और यहाँ पे राजपूत सोल्जर्स की अनपॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, है ना, तो ये गलतियों का फायदा उठा के नूरजहां वॉज
एबल टू विन अवे मोस्ट ऑफ द नोबल्स फ्रॉम महाबत खान साइड, है ना। इससे क्या हुआ कि नूरजहां ने इस बात का फायदा उठाया और महाबत खान की साइड से बहुत सारे जो नोबल्स थे उनको हटाने में सफल हो गई। Realizing this precarious position, महाबत खान abandoned जहांगीर and fled from the court। ठीक है, महाबत खान जो है वो भाग गए कोर्ट से और कुछ वक्त के बाद उन्होंने शाहजहां को ज्वाइन कर लिया डेक्कन में, where he was biding his time। द डिफीट ऑफ महाबत खान वॉज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री अटेन्ड बाय नूरजहां। कह सकते हैं नूरजहां की सबसे जो ग्रेटेस्ट विक्ट्री थी वो ये थी कि महाबत खान को इन्होंने डिफीट करा था। एंड इट वॉज ड्यू इन नो स्मॉल मेजर्स टू हर कूल करेज एंड सगैसिटी। हाउएवर नूरजहां टर्म वॉज शॉर्ट लिव्ड, है ना। इनकी जो पावर थी वो बहुत ही कम वक्त के लिए थी, फॉर इन लेस देन ये टाइम, 1 साल से भी कम। जहांगीर में क्या हुआ, जहांगीर यहाँ पे इनकी डेथ हो गई एंड नॉट सो फार फ्रॉम लाहौर। 1627 में काम हुआ और जो यहाँ पे श्रूर जो अशफ खान जी थे, है ना, जो कि अपॉइंट करे गए थे वकील के तौर पे जहांगीर के द्वारा, और ये केयरफुली प्रिपेयर कर रहे थे ऐसा ग्राउंड कि भाई देखो हमें शाहजहां को यहाँ पे अब ताज देना है, गद्दी जो है शाहजहां की होनी चाहिए। तो ये बात तो हुई भी। दीवान के सपोर्ट से चीफ नोबल्स और आर्मी, है ना, इन्होंने नूरजहां को एक वर्चुअल प्रिजनर बना दिया और भेजा समन्स शाहजहां को, है ना। शाहजहां पहुंचे आगरा और इन्होंने यहाँ पे जो है राजगद्दी संभाल ली। शाहजहां की जो रेन है वो 1628 से 58 तक रही है, समझे, 30 साल रही है वो। कई सारी जो है इसमें एक्टिविटीज हुई है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुगल्स, तो देखिए जब ब्रेकअप हुआ तैमूरिद एम्पायर का सेकंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में, तो 3 पावरफुल एम्पायर, एक उज्बेक, एक आपका जो है वो सफाविद और तीसरा ओटोमन, इन्होंने स्टैब्लिश करा खुद को ट्रांस ऑक्सियाना में, मतलब सेंट्रल एशिया में, ईरान में और टर्की में। उज्बेक जो थे वो नेचुरल एनिमीज थे मुगल्स के, है ना। ये रिस्पॉन्सिबल थे एक्सपल्शन करने के लिए बाबर का और दूसरे कुछ तैमूरिद प्रिंसेस का फ्रॉम द समरकंद एंड एडजॉइनिंग एरिया इंक्लूडिंग खुरासन। और सेम टाइम पे उज्बेक जो है वो क्लैश करे राइजिंग पावर ऑफ द सफाविद्स के साथ में, जो क्लेम कर रहे थे खुरासन को। आज अब क्या हुआ कि उज्बेक ने कोशिश करी एक्सप्लॉइट करने के लिए सेक्टेरियन डिफरेंसेस को सफाविद रूलर के साथ में, ईरान के, है ना, जो कि बहुत बुरी तरह से परसिक्यूट कर रहे थे आपके सुन्नीस को। दोनों ही उज्बेक्स और मुगल रूलर जो थे वो सुन्नीस हुआ करते थे, बट मुगल जो है वो काफी ब्रॉड माइंडेड थे, है ना, टू बी स्वेड बाय सेक्टोरियन डिफरेंसेस, है ना, कि भैया इनको क्या है, ये जो है ये डिफरेंसेस से थोड़ा अलग थे। ठीक है, अनॉयड विद द अलायंस ऑफ मुगल्स विद द शिया पावर, है ना, ये परेशान हो गए। मुगल्स क्या हुआ, शिया के साथ में मिल गए थे, है ना, ईरान वगैरह उज्बेक्स वगैरह जो है। अब इससे क्या हुआ कि ओकेजनली इन्होंने क्या करा, इन्होंने थोड़ा इनको खराब लगा, है ना, और यहाँ पे थोड़ा मामला बिगड़ गया। अब देखिए ओटोमन या फिर आप उस्मानी जो टर्क्स थे, सो कॉल्ड आफ्टर नेम ऑफ फर्स्ट रूलर उस्मान, है ना, इनको इसलिए कहते हैं उस्मानी टर्क्स क्योंकि इनको, इनका जो पहला रूलर था उसका नाम था उस्मान। ठीक है, अभी यहाँ आए हैड ओवररन एशिया माइनर एंड ईस्टर्न यूरोप, है ना, ये इन्होंने ओवररन किया एशिया माइनर को और ईस्टर्न यूरोप को, एंड साथ ही साथ कॉन्कर कर लिया सीरिया को भी, इजिप्ट को भी और अरेबिया को भी 1529 तक। ठीक है, इन्होंने रिसीव करा टाइटल सुल्तान ऑफ रम का फ्रॉम द शैडो कैलिफ लिविंग एट कायरो, और बाद में क्या हुआ, इन्होंने अज्यूम करा टाइटल बादशाह इस्लाम का। 1514 की बात है जब टर्की सुल्तान ने डिफीट करा शाह ऑफ ईरान को इन द फेमस बैटल। मुगल ने रिफ्यूज कर दिया उज्बेक का प्रपोजल फॉर द ट्रिपार्टाइट ओटोमन मुगल और जो आपका उज्बेक का अलायंस था उसके लिए मुगल्स ने यहाँ मना कर दिया अगेंस्ट द पर्शियंस, है ना। मतलब इन्होंने कहा कि भाई देखो, उज्बेक ने कहा कि देखो हम ओटोमन मुगल और उज्बेक मिल जाते हैं, ठीक है, और हम पर्शियन के अगेंस्ट जो है एक बढ़िया जो है वो कुछ एग्रीमेंट कर ले, प्रपोजल लेकर आए, तो इन्होंने मुगल्स ने मना कर दिया, है ना, as it would have been upset the Asian balance of power and left him alone to face might ऑफ द उज्बेक्स। इस वजह से इन्होंने मना कर दिया, और जो अलायंस था ईरान के साथ में, है ना, वो भी हेल्पफुल था प्रमोट करने में ट्रेड को सेंट्रल एशिया के साथ में। इफ ठीक है, यहाँ तक हो गया। इफ द मुगल्स हैड अ स्ट्रॉन्गर नेवी दे माइट परहैप्स हैव सॉट अ क्लोजर अलायंस विद टर्की। अगर जो है वो मतलब अगर मुगल्स के पास स्ट्रॉन्गर नेवी होती जिसमें वो लैक करते थे, तो ये परहैप्स ये क्लोजर अलायंस टर्की के साथ में कर सकते थे, जिसके पास नेवल पावर बहुत बढ़िया थी, और ये इनकेज भी थी स्ट्रगल में अगेंस्ट द नेवीज ऑफ यूरोपियन पावर्स इन द मेडिटेरियन। As it was, Mughals were carry of closer relationship with the Turkey, since they were not prepared to countenance the claim of superiority made by the Turkish Sultan as successor to Caliph, है ना। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स भी हैं जो शेप करते हैं फॉरेन पॉलिसी मुगल्स की। अब अकबर और उज्बेक की बात करते हैं, तो 1510 की बात है। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ उज्बेक चीफ, है ना, शैबानी खान बाय द सफाविद्स, बाबर ने ब्रीफली अपनी जो है वो समरकंद को वापस पा लिया। ऑल्दो बाबर जो है उसने सिटी को छोड़ दिया जब उज्बेक जो है वो
पर्शियन के साथ काफी डिफीट पाए। द हेल्प एक्सटेंडेड टू him by the Persian monarch established a tradition of friendship between the Mughals and the Safavid। अब बाद में क्या हुआ, हुमायूं ने भी रिसीव करी हेल्प सफाविद मोनार्क से, जिसका नाम शाह तहमास था। he had sought refuge at his court after being out from the India by शेर शाह, है ना, इन्हीं के पास ही रहा था जब शेर शाह ने इनको यहाँ से निकलवा नहीं दिया था। शेर शाह रहते 5 सालों के लिए हुमायूं के टाइम पे। उज़्बेक्स जो है वो बढ़ने लगे, 1570s में इनकी पावर बढ़ने लगी अंदर अब्दुल्ला खान उज़्बेक, और 1572 से 73 में अब्दुल्ला खान उज़्बेक जो है उन्होंने सीज कर दिया बाल को, विच अलॉन्ग विद बदख्शां हैड सर्व्ड एज अ काइंड ऑफ बफर बिटवीन द मुगल्स एंड द उज़्बेक्स। 1577 की बात है जब अब्दुल्ला खान ने एक एम्बेसी भेजी अकबर को, प्रपोज करा कि भाई देखो पार्टीशन कर देते हैं ईरान का, ठीक है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ शाह तहमास्प 1576 में ईरान वाज पासिंग थ्रू द फेज ऑफ एनार्की एंड डिसऑर्डर, ठीक है। अब ईरान जो है वो ऐसा मामला हो गया इनकी डेथ के बाद। अब देखिए अकबर ने भेजी Akbar sent a written embassy to Abdullah Uzbek in which it was pointed out that differences in law and religion could not be regarded as sufficient ground for conquest, है ना। अकबर ने एक रिटर्न करी एम्बेसी अब्दुल्ला उज़्बेक को, जिसमें ये बात पॉइंट करी गई कि देखो जो डिफरेंसेस हैं लॉ और रिलीजन में, या आप इनको सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बता सकते हो कॉन्क्वेस्ट के लिए, ठीक है। डिफिकल्टीज को लेके जो कि पिलग्रिम्स फेस करते हैं मक्का को, तो इन्होंने पॉइंट आउट करा कि जो कॉन्क्वेस्ट है गुजरात का, तो एक नया रूट जो है यहाँ पे ओपन करा जाएगा जो कि हज के पिलग्रिम्स के लिए होगा। इन्होंने एम्फेसाइज डाला पुरानी फ्रेंडशिप पे भी ईरान के साथ में, और एडमोनिश करा अब्दुल्ला खान उज़्बेक को कि भैया तुम फॉर मेकिंग इंसल्टिंग रेफरेंसेस टू द सफाविड्स। अच्छा, अकबर का जो ग्रोइंग इंटरेस्ट था सेंट्रल एशिया के अफेयर्स में, वो रिफ्लेक्ट होता है इनके जो इन्होंने रिफ्यूज वगैरह दी थी अपने कोर्ट में टैमरिड प्रिंस को, मिर्जा सुलेमान जिनका नाम था उनको, ठीक है। तो इससे पता चलता है ये बात, हु हैड आउट फ्रॉम द बदशाह बाय हिज ग्रैंडसन। अब्दुल फजल ये बात कहते हैं कि जो खैबर पास है ना, वो काफी फिट था फॉर व्हील ट्रैफिक एंड दैट ड्यू टू फियर ऑफ मुगल्स। द गेट्स ऑफ बाल्क वाज यूजुअली केप्ट क्लोज, है ना, मुगल्स के डर से जो बाल के दरवाजे थे वो यूजुअली बंद रखे जाते थे। इन ऑर्डर टू फोरस्टेल इन्वेजन ऑफ बादशाह, अब्दुल्ला उज़्बेक ने यहाँ पे फॉर्मेंट करा ट्रबल अमंग द ट्राइब्समैन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थ्रू द एजेंट जलाल, है ना। काफी रिलीजियस ये फैनाटिक था। सिचुएशन जो है काफी सीरियस हो गई जब जो है ये जो सिचुएशन बिकेम सो सीरियस दैट अकबर हैड टू मूव टू अटॉक। इतनी सिचुएशन सीरियस हो गई थी कि अकबर यहाँ से फिर अटॉक जो है गया, अटॉक भाग गया, भाग नहीं कह सकते, अटॉक चले गए। इट वाज ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन कि अकबर ने अपने बेस्ट फ्रेंड राजा बीरबल, है ना, ये काफी फेमस बात है, पहले वाले चैप्टर्स में भी दी गई है, खैबर पास की बैटल में इन्होंने अपने फ्रेंड राजा बीरबल को खोया था। द डेथ ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम, अकबर एनेक्स्ड काबुल टू हिज डोमिनियंस। अकबर ने कंप्लीट करा था अपना ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करने का एक साइंटिफिक डिफेंसिबल फ्रंटियर को, कैसे कांधार को अक्वायर करके 1595 में। इसके साथ साथ 1586 से लेके क्या था, अकबर जो है वो लाहौर में ही रहते ताकि वो देख सके सिचुएशन कैसी चल रही है ना। इन्होंने आगरा को छोड़ दिया ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ अब्दुल्ला खान उज़्बेक इन 1598। तो डेथ हो गई अब्दुल्ला की, तो उज़्बेक जो है वो यहाँ पे फिर से लड़ने लगे एंड इन्होंने सीज कर दिया थ्रेट टू मुगल्स फॉर कंसिडरेबल टाइम। अब देखिए रिलेशन देखिए ईरान के साथ में, और क्वेश्चन देखिए कांदाहार का। तो द ड्रेड ऑफ उज़्बेक पावर वाज द मोस्ट पोटेंट फैक्टर व्हिच बॉट द सफाविद एंड द मुगल्स टुगेदर। तो ये समझ रहे हैं आप, डिस्पाइट द उज़्बेक अटेम्प्ट टू रेज एंटी शिया सेंटिमेंट अगेंस्ट ईरान एंड द मुगल डिसलाइक ऑफ द इनटॉलरेंट पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द सफाविद रूलर्स, इकलौता जो ट्रबल स्पॉट था दोनों के बीच में वो था भाई देखो क्या, कांदाहार। कांदाहार क्या था, कांदाहार पार्ट था तैमूरिद एम्पायर का, एंड इसे बाबर के कजिन जो है वो रूल कर रहे थे, है ना, रूलर्स थे हेरात के, है ना, टिल दे वर आउटसाइड बाय द उज़्बेक इन 1507, है ना, जब तक कि इनको, फिर उसके बाद उज़्बेक आ गए 1507 में, इन्होंने इसको बाहर कर दिया। स्ट्रेटेजिकली कांदाहार जो था वो वाइटल था काबुल के डिफेंस के लिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट था, और जो फोर्ट था कांदाहार का वो माना जाता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर फोर्ट था इस रीजन का, है ना। इसमें जो है एंड वाज वेल प्रोवाइडेड विद वाटर, इसमें पानी अच्छे से आता था। तुम्हें आपको पता है मुगल्स इंडिया में आके इतने सारे इन्होंने गार्डन्स के साथ साथ को पॉन्ड्स क्यों बनवाए, क्योंकि इन्होंने पानी यहाँ पे देखा था, वहां पे पानी की बड़ी कमी थी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, काबुल गजनी कांधार, है ना, ये जो काबुल और गजनी और कांधार ये लाइन रिप्रेजेंट करती थी स्ट्रेटेजिक लॉजिकल फ्रंटियर को। एक ट्रेड जो था सेंट्रल एशिया से मुल्तान में कांधार होते हुए एंड देन ड्रॉन द रिवर इंडस टू द सी, ये धीमे धीमे इसने इंपॉर्टेंस पाई बिकॉज रोड जो थी ईरान के आसपास वो फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब थी
ड्यू टू वॉर्स एंड इंटरनल कमोडिटीज। अकबर चाहते थे प्रमोट करना ट्रेड को अपनी तरफ से, है ना। एरिड पॉइंटेड आउट टू अब्दुल्ला उज़्बेक दैट इट वाज एन अल्टरनेटिव रूट फॉर पिलग्रिम्स एंड द गुड्स ट्रैफिक टू मक्का। कांधार अकबर के कंट्रोल के अंदर आ गया 1522 में। जो शाह ताहमास था, उन्होंने कैप्चर करा कांधार को, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कंफ्यूजन फॉलोइंग द हुमायूंस डेथ। अब जो मुगल की कॉन्क्वेस्ट थी कांधार की 1595 में, वो पार्ट नहीं है अग्रीमेंट का अकबर और उज़्बेक के बीच का, है ना, उसके पार्टीशन का, टू द पार्टीशन ऑफ द पर्शियन एम्पायर एज सम मॉडर्न हिस्टोरियंस हैव आर्ग्यूड, है ना, कुछ जो मॉडर्न हिस्टोरियंस इस बात पे आर्ग्यू भी करा है। शाह अब्बास वन, जिन्होंने रूल करा है 1588 से 1629 तक के लिए, हु वाज परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ द सफाविद रूलर्स, है ना, वो काफी कीन थे मेंटेन करने के लिए गुड रिलेशन मुगल्स के साथ में। शाह अब्बास ने स्टैब्लिश करा क्लोज डिप्लोमेटिक एंड कमर्शियल रिलेशंस डक्कानी स्टेट के साथ में, बट ये जो है इसे बट दिस वाज नॉट ऑब्जेक्टेड टू बाय जहांगीर। 1620 की बात है, जब शाह अब्बास ने एक पोलाइट रिक्वेस्ट भेजी, है ना, कि भैया देखो कांधार को रिस्टोर कर दो, और कुछ जो है प्रिपरेशंस भी करी उसको अटैक करने के लिए। जहांगीर वाज टेकन बाय सरप्राइज, फॉर ही वाज डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड एंड मिलिट्री अनप्रिपेयर्ड, है ना, क्योंकि उसको झटका इसलिए लगा क्योंकि उस समय ये डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका था और मिलिट्री से भी अनप्रिपेयर था। कांदाहार जो है वो पर्शियन के हाथ में चला गया 1622 में। आप समझ रहे हैं, कांदाहार इधर से उधर, इधर से इधर ही हो रहा है। जब डेथ हो गई शाह अब्बास की, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस भी हो गए ईरान में। डेथ कब हुई? 1629 में हुई। इस बात का एडवांटेज लेके यहाँ पे जो है वो एंड आफ्टर बीइंग फ्री ऑफ डेक्कन अफेयर, शाहजहां ने इंड्यूस करा अली मारदान खान को, जो पर्शियन गवर्नर था आपका कांदाहार का, कि भैया तुम डिफेक्ट करो साइड ऑफ मुगल्स, है ना। 1638 में ये बात हुई है, 1638 में। शाहजहां का जो बाल का कैंपेन था उसके बारे में बात करेंगे, तो देखो नज्र मोहम्मद, मतलब नज्र मोहम्मद और उनका लड़का अब्दुल अजीज काफी अजीज थे, मतलब काफी एम्बिशियस थे, और इन्होंने लॉन्च करी सीरीज ऑफ अटैक्स अफगान के ट्राइब्समैन की मदद से, है ना, कंट्रोल पाने के लिए काबुल और गजनी का। हालांकि जल्दी क्या हुआ, अब्दुल अजीज ने हेड करा एक रिबेलियन अगेंस्ट हिज फादर, एंड ओनली बल्क रिमेन अंडर हिज कंट्रोल ऑफ नजर मोहम्मद, हु अपील टू शाहजहां फॉर हेल्प। सिक्योर फ्रॉम द साइड ऑफ द पर्शियन, शाहजहां ने एक्सेप्ट कर लिया अपील विद अलैक्रिटी। अलैक्रिटी मीन्स विद फिलफुट हैप्पीनेस, है ना, अच्छे से अपनी अपनी मनमर्जी से सब कुछ ये एक्सेप्ट कर लिया। द विक्ट्री ऑफ मुगल्स एट बल्ख, इससे क्या हुआ, जब मुगल्स ने बल्ख के ऊपर जो ये जीत पा ली थी, इसकी वजह से रास्ता बन गया था कि उज़्बेक के साथ अब नेगोशिएशंस कर सकते थे। मुगल्स ने बेल को छोड़ा अक्टूबर 1647 में, तो 1647 में, सिंस विंटर वाज फास्ट अप्रोचिंग एंड देयर वाज नो सप्लाईज इन बल्क, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ आने वाली थी और बल्क में कुछ खाने पीने की सप्लाईज भी नहीं थी। शाहजहां कोई अटेम्प्ट नहीं ले रहे थे मुगल का फ्रंटियर फिक्स करने के लिए ऑन द सो कॉल्ड साइंटिफिक लाइन द अमू दरिया, मतलब अमू दरिया जो है ऑक्सस रिवर में कहते हैं। द अमू दरिया एज वी हैव सीन वाज हार्डली अ डिफेंसिबल लाइन, है ना, मतलब ये समझ लीजिए इन्होंने कुछ ऐसा, शाहजहां ने कोई स्टेप्स नहीं लगाए लिए थे फिक्स करने के लिए इस फ्रंटियर को, मुगल फ्रंटियर को अमू दरिया में। और अमू दरिया को माना जाता है कि एक डिफेंसिबल लाइन थी मुगल्स के लिए, है ना। नॉर was शाहजहां मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू कॉन्कर समरकंद एंड फरगाना, है ना, ये चाह भी नहीं रहा था समरकंद और फरगाना को जो है वो कॉन्कर करना, है ना, मुगल होमलैंड्स, दो द मुगल एम्परर्स फ्रीक्वेंटली टॉक्ड अबाउट इट। शाहजहां का ऑब्जेक्टिव था, इट सीम्स वाज टू सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन द बाल्क एंड बदख्शां, है ना, चाहते थे कि भाई बढ़िया रिश्ते चले बाल्क और बदख्शां के रूलर से, और एरियाज जो बॉर्डर हैं आपकी सारे काबुल से तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड विच वाज रूल्ड अप बाय द तैमूरिद प्रिंसेस टिल 1585, इसे रूल भी इसे करा गया है तैमूरिद प्रिंसेस के द्वारा 1585 तक। नज्र मोहम्मद फ्रेंडली थे मुगल्स के साथ में जब तक के लिए ये जिंदा थे, एंड यहाँ पे जो है कांस्टेंट एक्सचेंज भी होता था एनवॉयस का दोनों के बीच में। दस बाल की जो एक्सपेक्टेशन थी वो जो है डिड प्रिवेंट द राइज ऑफ यूनाइटेड उज्बेक स्टेट विच वुड हैव अ डेंजर टू मुगल्स एट काबुल, है ना, तो इस वजह से क्या था, इनके रिश्ते अच्छे थे, तो इस वजह से बाल्क में जो है वो उज्बेक्स नहीं बढ़ पा रहे थे, है ना। तो क्योंकि उज्बेक्स का भाई, उज्बेक्स तो यहाँ पे मुगल्स के लिए डेंजर थे, उनकी इनकी जो है मुगल्स की काबुल के लिए। अब मुगल पर्शियन रिलेशन की बात करें, जो लास्ट फेज है, तो फर्स्ट अटैक जो है लॉन्च हुआ औरंगजेब के द्वारा, द हीरो ऑफ बाल किसे कहते हैं। इन्होंने दे कुड नॉट कॉन्कर इट इन द फेज ऑफ डिटरमाइंड पर्शियन ऑपोजिशन। द सेकेंड अटेम्प्ट जिसे औरंगजेब ने लेट करा 3 सालों के बाद, ये भी फेल हो गया। जो मोस्ट
ग्रेजुएटेड एफर्ट करा गया था उसके बाद, मतलब 1653 में वो हुआ था दारा के अंदर, इनका लड़का था, इनका जो भाई था, द फेवरेट सन ऑफ शाहजहां, है ना, और औरंगजेब का भाई, है ना, जो फेलियर था मुगल्स का कांधार में, इसने कुछ ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है मुगल्स की आल्टरली है, एड हैज बीन asserted by some historians. It rather showed the inherent strength of the Kandahar fort if held by determined commander and the ineffectiveness of the medieval artillery against strong forts, है ना, जो कि जो है मुगल का एक्सपीरियंस था डेक्कन में भी। इवन प्राउड अटमन सुल्तान ने भी एम्बेसी भेजी थी औरंगजेब को 1680 में अपना, मतलब उसका सपोर्ट लेने के लिए। 1668 की बात है जब शाह अब्बास टू जो रूलर थे ईरान के, उन्होंने इंसल्ट करा मुगल एनवॉय को और उन्हें डिस्पैचिंग रिमार्क्स दिए औरंगजेब के अगेंस्ट, एंड इवन जो है वो थ्रेटन भी करा है कि इमेजिन, डराया भी कि हम तुम्हारे यहाँ इन्वेट कर लेंगे तुम्हें, है ना। यहाँ पे एक फ्लरी हो गई मुगल एक्टिविटीज की पंजाब और काबुल में, बट किसी भी एक्शन को लेने से पहले, है ना, ये एक्शन हो पाता, शाह अब्बास टू की डेथ हो गई, है ना। इनके सक्सेसर जो थे इतने बढ़िया थे नहीं, और सारे पर्शियन जो डेंजर थे इंडियन फ्रंटियर में वो भी गायब हो गए, है ना, क्योंकि नए जो नादिर शाह जी थे वो पावर में आ गए थे, है ना, मोर देन 50 ईयर्स लेटर, 50 साल के बाद आए थे कोई, है ना, तो अब उसके पीछे कोई रूलर तो ढंग का था नहीं, तो डर भी नहीं था। मुगल्स ने इंसिस्ट करा रिलेशंस और इक्वालिटी पे विद लीडिंग एशियन नोशंस ऑफ द टाइम, दोनों ही सफाविद्स जो क्लेम करते थे स्पेशल पोजीशन बाय द वर्च्यू ऑफ रिलेशनशिप विद द प्रॉफिट एंड विद द ऑटोनोमस सुल्तान, ओटोमन सुल्तान हु हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ पातशाह इस्लाम, जैसे हमने पीछे बात करी, एंड क्लेम द सक्सेसर टू द ऑफ द कैलिफ ऑफ बगदाद। मुगल्स ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का यहाँ पे यूज करा प्रमोट करने के लिए इंडिया से कमर्शियल इंटरेस्ट को। काबुल और कंदाहार जो है वो यहाँ पे ट्विन गेटवेज हो गए इंडिया के ट्रेड को सेंट्रल एशिया, इंडिया के ट्रेड को सेंट्रल एशिया के साथ में। अब देखिए ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मनसबदारी सिस्टम और मुगल आर्मी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए टेंडेंसी है ये जाट सैलरीज को रिड्यूस करने की। जहांगीर ने इंट्रोड्यूस करा था सिस्टम वेयर बाय सिलेक्टेड नोबल्स कुड बी अलाउड टू मेंटेन लार्ज कोटा ऑफ ट्रूपर्स बिना, है ना, विदाउट रेजिंग देयर जाट रैंक। तो यहाँ पे मामला क्या कहा, जहांगीर ने कहा कि देखो नोबल जो है हम यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रूपर्स रख सकते हैं, कोटा रख सकते हैं बिना अपनी जाट रैंक को इंक्रीज करें, है ना। दिस वाज द डू आस्पा सी आस्पा सिस्टम, इसका नाम क्या था, डू आस्पा सी आस्पा सिस्टम, लिटरली ट्रूपर विद 2 और 3 हॉर्सेस। इसका मतलब क्या होता है, ट्रूपर विद 2 और 3 हॉर्सेस, जो इम्प्लाइड होता था कि जो मनसबदार है ना, जो इस रैंक को होल्ड करता है उसे मेंटेन करना पड़ेगा, had to maintain and was paid for double the quota of troopers indicated by the सवर रैंक। दस जो मनसबदार जो होल्ड करते थे जाट रैंक 3000 की, और 3000 सवर्स दो आसपा सी आसपा जो है यहाँ पे मेंटेन करने पड़ते थे, डबल डबल मतलब 3 का 6000, ठीक है। नॉर्मली नो मनसबदार वर गिवन अ सवर रैंक व्हिच वाज हायर देन हिज जाट रैंक, है ना, नॉर्मली जो है जाट रैंक से ऊपर सवर रैंक नहीं दी जाती थी किसी भी मनसबदार को। शाहजहां के राज के टाइम की बात है, which aimed at drastically reducing the number of सवार्स, a noble was required to maintain, 10 नोबल को माना जाता था कि वो मेंटेन करे कोटा करीब 1/3 का अपनी सवर रैंक, जैसे मान लीजिए 3000 है तो 3000 का 1/3 कितना हुआ, 1000, है ना, 1000 से ट्रूपर से ज्यादा नहीं मेंटेन कर सकता है, बट this would be double, that is he would attain 2000 trooper if his rank is was 3000 सवर 2 सुपा सी आसपा। अगर इसकी यहाँ पे रैंक डबल हो जाती है ना, तो डू सुपा सी आसपा की, तो ये भी डबल हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा, है ना, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डू आसपास सी आसपा किससे रिलेटेड है बस याद रखिएगा। सैलरी जो है मनसबदार की वो भी रुपीस में होती थी, जनरली ये कैश में नहीं पे करते थे, बस इनको जागीर देते थे, और मनसबदार जागीर को प्रेफर भी करते थे क्योंकि कैश पेमेंट जो है वो काफी देर में आता था, और कभी कभी जो है कई सारी हैरेसमेंट भी होती थी। साथ ही साथ कंट्रोल जो लैंड का था वो सोशल प्रेस्टेज भी उसमें मिलता था इनको। इस पर्पस के लिए असाइन करने के लिए जागीर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मेंटेन करा गया था, जहाँ पे रजिस्टर वगैरह रखा जाता था इनकम वगैरह का कई सारे एरियाज की। अकाउंट हालांकि जो है वो इंडिकेट रुपीज में नहीं करता था, बट दाम में करता था, है ना, जिसको कैलकुलेट करते थे एट द रेट ऑफ 40 दाम्स ऑफ अ रूपी। ये डॉक्यूमेंट को हम लोग जामा दामी बोलते थे या एक्सेस इनकम कहते थे, जो कि बेस्ड होती है दाम्स पे। सैलरी जो कि मनसबदार की थी वो मंथ स्केल पे रखी जाती थी, मंथ स्केल के पास काफी कम था करने को, विद डिक्लाइन इन द इनकम ऑफ द जागीर। फॉर द मंथ स्केल वाज अप्लाइड नॉट ओनली टू जागीर बट ऑल्सो टू दोज हु वर पेड इन कैश। ड्यूरिंग शाहजहां रेंज जो एरिया था कल्टीवेशन में काफी बढ़ गया था, और प्रोडक्शन जो कैश क्रॉप का था वो भी बढ़ा था। जामदामी दैट इज जो इनकम जागीर से होती थी ये भी बढ़ी थी, बट जो इंक्रीज था ये मतलब ब्रॉडली आप कह सकते हो केप्ट पेस ब्रॉडली विद द प्राइस राइज ड्यूरिंग द पीरियड, प्राइस काफी इनके टाइम पे बढ़ गए थे।
मुगल्स का जो मनसबदारी सिस्टम था मुगल्स का काफी कॉम्प्लेक्स था, और ऑन बैलेंस जो मनसबदारी सिस्टम था वो वर्क अच्छे से करा है शाहजहां के अंदर ऑन अकाउंट ऑफ हिज मेटिकुलस अटेंशन जो उसने दी है एडमिनिस्ट्रेशन और सिलेक्शन करने के लिए आदमियों का, जिसमें आपका अपॉइंटमेंट हाईली कॉम्पिटेंट पर्सन का था वजीर के तौर पे। आइए मुगल आर्मी की बात करते हैं। तो मनसबदार के साथ साथ मुगल एम्परर जो है वो मेंटेन करते थे इंडिविजुअल ट्रूपर्स को भी, जिसे हम लोग अहादीस बोलते थे, है ना। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अहादीस जो जेंटलमैन ट्रूपर्स कहे जाते थे, और यहाँ पे काफी ज्यादा सैलरीज होती थी उनकी दूसरे ट्रूपर्स से अगर हम कंपेयर करें। अहादीस को यहाँ पे 5 घोड़े मिलते थे। हालांकि कभी कभी इसमें से 2 जो है उनको शेयर भी करते, पर शेयर दो दो लोग जो है 2 अहादीस भी करते थे शेयर हॉर्सेस को। जो ड्यूटीज थी अहादीस की, वो काफी छोटी थी कैरेक्टर में। ज्यादातर जो क्लर्क्स थे इंपीरियल ऑफिसर्स के, पेंटर्स थे कोल्ट के, फोरमैन थे रॉयल आपका कालचनास के, है ना, ये इस कॉप से बिलोंग करते थे। कई सारे इनमें से जो है वो वर्क करते थे स्किल्ड मस्केटियर्स के तौर पे भी, मतलब बराक अंदाज या फिर बोमैन कह सकते हो, तीर अंदाज, है ना। और अहादीस के साथ में जो आपके एम्परर्स थे ये भी आप मेंटेन करते थे कॉप्स रॉयल बॉडी गार्ड्स का, जिसे हम लोग वला शहीज बोलते हैं, और आर्म पैलेस गार्ड्स का भी। ये कैवेलरी मैन थे बट सर्व करते थे फुट पे इन द सिटाडेल एंड द पैलेस। जो फुटमैन मतलब जो पियादगन है, ये कई सारे जो बट मिसलिनियस मतलब बहुत सारी हैं बट छोटी छोटी बॉडी हैं, और कई सारे इनमें से मैचलॉक बेरर्स भी थे, मतलब बंदूकची, ठीक है। फुट सोल्जर्स में आपका पोर्टर्स थे, सर्वेंट्स थे, न्यू रनर्स थे, स्वॉर्ड्समैन थे, रेसलर्स थे, स्लेव्स थे। और आर्टिलरी में 2 तरह के सेक्शंस थे। एक थे हेवी गन्स जिसको यूज करते थे डिफेंड करने के लिए आपका असॉल्टिंग फोर्स को, है ना। दीज वर ऑफन क्लमसी एंड डिफिकल्ट टू मूव, काफी मुश्किल से ये धीमे 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 मूव हो पाती थी। और सेकंड थी लाइट आर्टिलरी जो कि हाईली मोबाइल थी, और कहीं भी जहां भी एम्परर चाहता था वहां पे मूव हो सकती थी। ऑटोनोमस और पोर्टुगीज की बात करें तो उनको एम्प्लॉय करते थे आर्टरी डिपार्टमेंट में, बट द टाइम ऑफ औरंगजेब जो मुगल आर्टरी थी वो भी इम्प्रूव करी, और फॉरेनर्स ने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पाया इन द आर्टरी डिपार्टमेंट। काफी मुश्किल से पाते थे यहाँ पे फॉरेनर्स एम्प्लॉयमेंट। लाइट आर्टिलरी को हम लोग आर्टरी ऑफ द स्टेट भी बोलते थे, एक्सट्रीमली वेल अपॉइंटेड थी। और ये बात कहते हैं कि इसमें आपका 50 स्मॉल स्मॉल फील्ड पीसेस थे, सारे ब्रास के होते थे। हर एक जो पीस था इसमें कुछ वेल मेड और हैंड पेंटेड कैरेज हुआ करता था, जिसमें आपका 2 एमिनेशन बॉक्सेस होते थे, और ये दो मतलब एंड ड्रॉन बाय 2 फाइन हॉर्सेस विद द थर्ड हॉर्स इन द रिजर्व आर्टिलरी ऑफ स्विल गन्स वर आल्सो माउंटेड ऑन एलिफेंट्स एंड कैमल्स। डेवलपमेंट जो था आर्टिलरी का, है ना, कई सारे हैड टेकन अ डिफरेंट रोड इन यूरोप विद द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लाइंट गन। जो इन्फेंट्री है वो जो है वो बिकेम अ फॉर्मिडेबल फाइटिंग फोर्स ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी है, एंड कुड इवन आउटक्लास द कैवलरी एज द इंडियन पावर्स वर टू रियलाइज टू देयर कॉज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब देखिए क्या हुआ, जो सक्सेस हुई मुगल्स की उज्बेक के अगेंस्ट, है ना, या आप मतलब मैच नहीं कर सकते हो पर्शियन के साथ में एट अ टाइम ऑफ बाल कैंपेन सजेस्ट दैट द मुगल आर्मी वाज नॉट इंफीरियर। मुगल आर्मी कम नहीं थी सेंट्रल एशिया की आर्मी से या पर्शियन आर्मी से, है ना। बट आर्मीज जो इन सारी स्टेट्स की थी वो बैकवर्ड थी, अगर आप कंपेयर करो यूरोपियन से, तो है ना, पर्टिकुलरली इन्फेंट्री और आर्टिलरी की फील्ड में यूरोपियन ज्यादा आगे थे, है ना, तभी तो वो राज कर गए। जो आर्मी थी एज अ होल, पर्टिकुलरली कैवलरी की बात करें तो वो आप कह सकते हो जागीरदारी सिस्टम से क्लोजली लिंक थी, और बदले में बेस्ड थी फ्यूडल सिस्टम ऑफ लैंड रिलेशन से, काफी प्रिवेलेंट था कंट्री में। अल्टीमेटली जो मजबूती थी और एफिशिएंसी थी वो डिपेंड करती थी एक दूसरे पे। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, सारे के सारे लिंक्स हैं, फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे तो वहां जाके भी देख सकते हैं। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए ये सारे आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, एंड प्लीज शेयर योर वंडरफुल व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।